नमस्कार, मैं मृगेंद्र मिश्रा आज फिर आपके सामने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ जानकारी लेके आया हूँ। हम लोग कल देख रहे थे कि किस तरह से चाइल्ड एजुकेशन या बच्चों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे की जाए, किस थॉट के साथ की जाए। आज जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लानिंग के सीरीज़ में आता है, जो कि बहुत ही कॉमन है और बहुत ही डिफ़िकल्ट है, मगर इसको रियलाइज़ करने में बहुत वक्त लग जाता है लोगों को, वो है रिटायरमेंट प्लानिंग। कि जब हम काम करते हैं, जब हम नौकरी करते हैं या कोई पेशा करते हैं, तो ये सोचते ही नहीं है कि हमारी भी एक दिन उम्र होने वाली है और हम भी रिटायर करने वाले हैं। पहले का समय जो था अपने देश में थोड़ी अलग थी। दो तरह के चेंजेस आए हैं। एक सबसे बड़ी चेंजेस तो ये आई है कि फैमिली स्ट्रक्चर बदला है। पहले जो भी घर के बुज़ुर्ग होते थे अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट होते थे, मगर समय इतना बदल रहा है, बच्चों की इतनी माइग्रेशन हो रही है कि ये पॉसिबिलिटी गोइंग फॉरवर्ड नहीं दिख रहा है। बेसिकली अगर देखेंगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक वेस्टर्न वर्ल्ड की कॉपी करते जा रहे हैं। तो वेस्टर्न वर्ल्ड जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, उसी तरह से पीछे पीछे हम भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली ये डिबेटेबल हो सकता है वो अच्छा है या बुरा है, मगर ये फैक्ट है जिसके बेसिस पे हम लोग आज डिस्कशन कर रहे हैं। तो वेस्टर्न वर्ल्ड के पीछे पीछे जा रहे हैं। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में हम लोग देख रहे हैं कि फैमिली स्ट्रक्चर किस तरह से बदले हैं, किस तरह से रिटायरमेंट की जिम्मेदारी आप बच्चों के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं, उसके लिए भी आपको खुद प्लान करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो रिटायरमेंट एक सत्य है, इसको सबसे पहले एक्सेप्ट करना होगा और एक्सेप्ट करने के बाद उसकी प्लानिंग शुरू करनी होगी, ताकि फाइनेंशियली हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, खुद ब खुद अपनी जिम्मेदारियों को हम पूरी तरह से कर सकें। अब जब रिटायरमेंट के टॉपिक पे आते हैं तो इसमें तीन तरह के रिटायरमेंट देखने को मिलता है। एक वैसा नॉर्मल रिटायरमेंट जो अपने देश में एक मोटा मोटे स्टैंडर्डाइज फार्मूला माना गया है कि 60 साल के आसपास लोग अपने आप को रिटायर कर लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में 60 साल होता है, तो अधिकतर प्राइवेट सेक्टर्स में भी 60 साल माना जाता है। ऑफकोर्स बहुत सारे लोग 65-70 साल तक काम करते हैं और करना भी चाहिए, कोई बुराई नहीं है इसमें, मगर एक स्टैंडर्ड फार्मूला के हिसाब से नॉर्मल रिटायरमेंट एज अपने देश में 60 साल मानी जाती है। तो एक उनके लिए किस तरह की थॉट होनी चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए जब उनको अपना रिटायरमेंट प्लान करना हो, उस पर डिस्कशन करेंगे। दूसरा, जो ऑलरेडी रिटायर कर चुके हैं उनको एक कॉर्पस, एक पैसे आए हैं उनको रिटायरमेंट बेनिफिट के रूप में या पुराने जमा किए हुए। अब अगला जो उनको अपनी उम्र गुजारनी है, क्योंकि लॉन्गिविटी अपनी कंट्री में टचवुड काफ़ी इम्प्रूव किया है, काफ़ी अच्छा हुआ है। जो पहले 60-65 साल की उम्र होते होते आदमी बुज़ुर्ग से दिखते थे, मगर हेल्थ केयर सिस्टम्स बेहतर होने से, अपने लाइफ स्टाइल बेहतर होने से लॉन्गिविटी बहुत बढ़ी है। और आज के डेट में आपको धड़ल्ले से 60-65 साल में रिटायर करते हैं, 85 साल 90 साल तक के लोग आपको कॉमनली दिखते हैं। तो अब जो रिटायरमेंट प्लानिंग उनको करनी है वो करनी है उस एंगल से। और तीसरा है कि यंगस्टर्स जो आज के डेट में नए नए जॉब में आ रहे हैं और हाई इनकम ग्रुप में हैं, वो नहीं चाहते हैं कि वो 60 साल तक काम करेंगे, तो उनके लिए अर्ली रिटायरमेंट कि 35 साल 40 साल 45 साल में कैसे वो रिटायर हो सकते हैं। इस तीनों पे डिस्कस करेंगे, मगर आज जिस टॉपिक पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है नॉर्मल रिटायरमेंट प्लान। नॉर्मल रिटायरमेंट प्लान यानी हम मान के चल रहे हैं कि 60 साल में हम रिटायर करने वाले हैं, तो क्या थॉट हो, क्या सोच हो। अब जब हम 60 साल के रिटायरमेंट की प्लानिंग करने बैठते हैं तो सबसे पहले हमें जो ध्यान देना है वो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमारे अभी करंट खर्चे क्या हैं। उसी खर्चे के हिसाब से हमें प्रोजेक्शन लेने हैं कि जब हम 60 साल के हो जाएंगे तो हमारे खर्चे कितने होंगे, और किस चीज़ को कंसिडर करना है, इन्फ्लेशन को। अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले हमारे मित्र ने एक तस्वीर भेजी कि पुराने, आज से 40 साल पहले जब हम लोग स्कूल में थे तो उस समय प्राइसेस क्या थे और आज के प्राइसेस क्या हो गए हैं, ऑल बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। अधिकतर जो रोज़मर्रे की ज़रूरतें हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं कि चावल, दाल, तेल, सब्जी, इनके प्राइसेस एनीथिंग बिटवीन 10-15 टाइम से लेके 30-30 गुना तक बढ़ गए हैं। तो किस तरह से प्राइसेस बढ़े हैं, तो ये प्राइसेस आपको ध्यान रखना होगा, इन्फ्लेशन ध्यान रखना होगा सबसे पहले, और उसके बाद उसके हिसाब से प्लानिंग शुरू करनी होगी। रिटायरमेंट प्लानिंग में जैसा कि मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि एक यंग आदमी जो 35 साल का है, ऑफ कोर्स आज के रिटायरमेंट के बारे में बहुत कम लोग दिखते हैं कि सोचते हैं,
मगर मेरा आप सबों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप अर्ली एज में हैं तो जितने अर्ली आप सोचेंगे रिटायरमेंट अपना प्लान करने का, क्योंकि ये सत्य है, इसको सबसे पहले मान लीजिए, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, रिटायरमेंट आपका सत्य है। जैसे बोलते हैं जन्म और मृत्यु सत्य है, वैसे रिटायरमेंट भी लाइफ का सत्य है। इसको मान लीजिएगा तो ही आप उसकी प्लानिंग प्रॉपरली कीजिएगा। तो एक 35 साल का आदमी जिसका आज के डेट में हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर 50,000 है, वो मान के चल रहा है कि 50,000 रुपये में मेरे सारे खर्चे पूरे हो जाते हैं, तो उसी 50,000 को जब वो रिटायर करेगा तो उसके खर्चे कितने होंगे। मैं 5% का इन्फ्लेशन ले रहा हूँ कि 5% का ही इन्फ्लेशन अगर रहे तो ये खर्चे कितने बड़े हो सकते हैं। तो 5% के इन्फ्लेशन के कारण ये 50,000 जब वो 60 साल का होगा, यानी आज से 25 साल बाद, तो उसे 50,000 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि 1,70,000 रुपये प्रति महीने की ज़रूरत पड़ने वाली है। बहुत बड़ा फिगर दिख रहा है नहीं? वही जब 70 साल का होगा तो उसे ज़रूरत पड़ने वाली है 2,70,000 की, और जब वही 80 साल का होगा तो उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है 4,35,000 प्रति महीने। ये फिगर देख के बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि 50,000 जो आज एक्सपेंड कर रहा है, खर्च करने की कैपेसिटी रखता है, वो कैसे 4.5 लाख रुपए खर्च कर पाएगा। मगर ये सत्य है, और ये फाइनेंशियल प्लानिंग के माध्यम से, जो मैंने कहा था कि अगर आपके गोल क्लियर हैं, थॉट क्लियर हैं, तो इसको आप अचीव भी कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी भी है। मगर सबसे पहले इसको समझना और एक्सेप्ट करना जरूरी है। हम अधिकतर समय चीज़ों को समझते नहीं हैं और हम प्लान अकॉर्डिंगली फिर कर नहीं पाते हैं। तो 35 साल का आदमी जो 50,000 खर्च आज कर रहा है, उसे इतनी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो फिर उसे कितना बड़ा कॉर्पस चाहिए जब वो 60 साल का होगा। तो उसे 60 साल के पहुंचने के लिए 4 करोड़ का कॉर्पस बनाना होगा, फाइनेंशियल कॉर्पस उसे 4 करोड़ के बनाने होंगे। 4 करोड़ किस तरह से बनेगा, इसकी प्लानिंग की जा सकती है, यह पॉसिबिलिटी है। उसके लिए मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने फाइनेंशियल प्लानर के साथ या अपने इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल के साथ बैठिएगा, तो आपके करंट इनकम, आपका करंट कैश फ्लो के हिसाब से बेस्ट क्या प्लान होगा। ऑफ कोर्स आपकी रिस्क लेने की क्षमता के ऊपर डिसाइड होगा कि आपको किस तरह के इन्वेस्टमेंट चाहिए। रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। जैसे अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपका प्रोविडेंट फंड कटता होगा, अगर एम्प्लॉयड नहीं है तो पीपीएफ एक तरीका हो सकता है, एसआईपी एक तरीका हो सकता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड के जरिए, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम के जरिए आप कंट्रीब्यूट करते हुए उसके माध्यम से एक रिटायरमेंट कॉर्पस बना सकते हैं, या रिकरिंग डिपॉजिट हो, या जब रिटायर करेंगे तब भी आपको कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेगी, उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है मिलने की। इस बेसिस पे आपको 4 करोड़ मिलेंगे। और मैं ये मान के चलूं कि 4 करोड़ जो आपको उस वक्त आपके कॉर्पस अगर बनते हैं, और आपके उस वक्त के पोर्टफोलियो, मैं आज से 25 साल बाद की बात कर रहा हूँ इनके केस में, जो जिसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो 25 साल के बाद अगर वो 4 करोड़ का कॉर्पस बनाते हैं और उनका पोर्टफोलियो, क्योंकि आप उस वक्त एग्रेसिव पोर्टफोलियो नहीं क्रिएट कर सकते हैं, आपको अपने पोर्टफोलियो को कंजर्वेटिव रखना होगा रिटायरमेंट के वक्त, रिटायरमेंट के बाद, तो इवन 7% का रिटर्न अगर वो जनरेट करता है, तो आप अपने विड्रॉल लेते हुए ये पूरी की पूरी जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं। मैं एक्सपेक्टेशन ये करके बनाया हूं कि अगर कोई आदमी 60 साल में रिटायर करता है और 85 साल तक जिंदा रहता है, और आपके इस कॉर्पस में 7% का भी रिटर्न जनरेशन अगर होता है, तो फिर ये लास्ट में 85 साल की उम्र में भी 50 लाख रुपया आप बचा ही देंगे। अपनी इस लाइफ को फुलफिल करते हुए, अपनी जर्नी को, रिटायरमेंट जर्नी को फुलफिल करते हुए आप इतना पैसा बचा लेंगे। प्रश्न एक ही है कि अब ये 4 करोड़ बनेगा कैसे। ये 4 करोड़ बनेगा तब जब आप ये मानेंगे कि ये 4 करोड़ की जरूरत है, या आपके केस में जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, उस एक्सपेंसेस को आप पहले समझें कि आपको आज के डेट में अगर रिटायरमेंट करेंगे तो आपको क्या खर्चे हो रहे हैं। वही खर्चा को आप इन्फ्लेशन के साथ जोड़ के जब आप बनाएंगे तो ईजिली आप इस फिगर पे पहुंचेंगे, और जब ये फिगर अचीव कर लेंगे तो इस फिगर को पहुंचने का रास्ता भी आपके बन जाएंगे। देखिए, जिस तरह से जीवन भर आदमी काम करता है एक डिग्निफाइड वे से,
तो रिटायरमेंट के बाद भी अपने बच्चों के सामने या किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, ये बहुत ज़रूरी है। और विश्वास कीजिए, पहले के ज़माने में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में थे, गवर्नमेंट जॉब में थे, उनको तो पेंशन मिला करता था। आज के डेट में तो उसकी भी पॉसिबिलिटी नहीं रही, क्योंकि सब कुछ वेरिएबल हो गया है, सब कुछ डिपेंडेंट हो चुका है। इवन एनपीएस जो है वो फिक्स रिटर्न गिविंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो भी वेरिएबल रिटर्न जनरेट करता है। तो ऐसे केस में आपको और ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी सेक्टर के एम्प्लॉय हों या सेल्फ एम्प्लॉयड हों, किसी भी कंडीशन में आपके लिए ज़रूरी है कि आपको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग अभी से शुरू कर देनी है। चाहे आपकी उम्र 25 साल हो, 30 साल हो, 40 साल हो, 50 साल हो, आपको अभी बैठना है और समझना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या रहने वाली है। और अगर उसको प्लानिंग आप इफेक्टिवली करेंगे तो आपका लाइफ जो अब तक रिटायरमेंट तक जो स्मूथ चलने वाला है, रिटायरमेंट के बाद भी आप इंजॉय करने वाले हैं। एटलीस्ट फाइनेंशियली आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहने वाले हैं। और पर्पस भी यही है, इस फाइनेंशियल प्लानिंग का, इस गोल का पर्पस भी यही है कि आप पूरी जीवन फाइनेंशियली डिग्निफाइड वे से लाइफ बिता सकें। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। प्लीज हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशन, सारे नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिल सकें। चीज़ों को समझें, अपने फाइनेंशियल प्लानर, अपने फाइनेंशियल प्रोफेशनल के साथ लगातार बैठें और समझें कि आप कैसे इसको अचीव करेंगे। कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके यहाँ भी हमसे पूछ सकते हैं। कोई जानकारी आपको एडिशनल चाहिए तो भी आप कृपया आए, प्रश्न करें, हमारे यूट्यूब चैनल में आके प्रश्न करें। एक बार फिर से मैं वही डिस्क्लेमर कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट्स, पर्टिकुलरली म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज़ रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। So once again, thank you. Namaste.